लग चुकी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह इसकी औपचारिक घोषणा आज कर सकते हैं। आडवाणी की परवाह न करते हुए बीजेपी ने अब लोकसभा चुनाव की कमान मोदी को सौंपने का पूरा मन बना लिया है। बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने साफ तौर पर कह दिया है कि आगामी लोकसभा चुनाव की कमान मोदी के हाथ में ही होनी चाहिए। अब ऐसे में बीजेपी आज कुछ ऐसे बड़े फैसले ले सकती है जो पार्टी कार्यकर्ताओं में एक नई जान डालने का काम करेंगे। तो मोदी के हाथ में चुनाव अभियान की कमान आ सकती है। आज इसका फैसला हो सकता है। काफी अहम है आज का दिन। हम आपको बता दें कि आज से 11 साल पहले जब गोवा में राष्ट्रीय अधिवेशन बीजेपी का हुआ था, तब गुजरात दंगों की गूंज थी और मोदी का बचाव करने के लिए आडवाणी उतरे थे। लेकिन आज मोदी की ताजपोशी होनी है और आडवाणी गायब है। और इसी में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा जी। महेश जी, मोदी की ताजपोशी हो रही है लेकिन आडवाणी नदारद है, क्या ऐसा मानते हैं आप? देखिए, ये अंतर्विरोध पार्टी के भीतर काफी पहले से चल रहा है और मोदी की ताजपोशी जो चुनाव प्रचार समिति का उनको प्रमुख बनाया जाने का प्रस्ताव है, जिसकी आज घोषणा संभव है, ये कोई देखा जाए तुलिका तो ये कोई बहुत अहम ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मुख्य मुद्दा तो है पीएम इन वेटिंग कि एनडीए का प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी कौन होगा, जिस पर अभी कोई चर्चा नहीं है। चुनाव प्रचार समिति की कमान इससे पहले प्रमोद महाजन, अरुण जेटली सरी के नेता संभाल चुके हैं। और दूसरी बात ये भी है कि ये एक बड़ा स्ट्रैटेजिकल होता है, लेकिन चूंकि मोदी का कद और उनकी स्वीकार्यता और उनका प्रचार प्रसार इतना जबरदस्त हो गया है कि वो संगठन से भी उनका कद थोड़ा बड़ा दिखने लगा है, जिसकी वजह से सारे वरिष्ठ नेता जो भी प्रमुख हैं आडवाणी कैंप के, वो सब बिल्कुल हैरत में आ गए। यही वजह है कि उनको लगता है कहीं मोदी पीएम इन वेटिंग न हो जाए। और आडवाणी जी को एक सबसे बड़ी बात है, ये दूसरी भूल उन्होंने की है। पहली भूल जब वो जिन्ना की मजार पर गए थे तब वो विवादित हो गए थे और पार्टी में बिल्कुल हाशिए पे आ गए थे। अब वो दूसरी भूल 86 वर्ष के आडवाणी जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी में भीष्म पितामह की भूमिका में हैं, तो वो अब उनके अंदर अगर बूढ़ी महत्वाकांक्षा जाग उठी है कुर्सी को लेकर के, तो ये कोई राजनीति में नई बात नहीं है। और आडवाणी की नाराजगी इसी से है। और संघ ने भी इधर ग्रीन सिग्नल दे दिया राजनाथ सिंह को कि आडवाणी के बगैर भी आप प्रचार समिति का प्रमुख मोदी को बनाए जाने की घोषणा कर सकते हैं। जब सारे मुख्यमंत्री जो हैं वो भी मोदी के पाले में हैं और मोदी से बराबर संपर्क में हैं, पार्टी के राज्य अध्यक्ष भी राज्यों के वो मोदी के संपर्क में हैं। और ये समझिए कि गोवा के होटल मैरियट के कमरा नंबर 220 जहां मोदी ठहरे हुए हैं और 310 जहां राजनाथ सिंह ठहरे हुए हैं, वहां इन नेताओं की आवाजाही बराबर हो रही। शिवराज चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो तो लगभग पौन घंटे से अधिक मोदी के साथ रहे और इस बात पे सफाई दी कि आडवाणी जी ने जैसे उनको बताया कि बीमारू राज्यों में एमपी है तो शिवराज सिंह चौहान का काफी योगदान है मध्य प्रदेश को ठीक करने में, तो वो गुजरात के मुख्यमंत्री से बेहतर नेता साबित हुए हैं, मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। तो इन चीजों पे वो सफाई देते रहे। तो कुल मिलाकर के आज पूरी संभावना इस बात की है कि नरेंद्र मोदी को प्रचार समिति की कमान सौंप दी जाए। पार्टी के सभी नेता मान चुके हैं कि मोदी ही है जिनके साथ चलना ही समझदारी है, लेकिन आडवाणी जो हैं वो ये बात समझ में नहीं आ रही है उनके, और वो जो है धीमे धीमे हाशिए पे चलते चले जा रहे हैं। उनकी पोजीशन ये है कि जैसे एक संयुक्त परिवार की परंपरा भारतवर्ष में रही है और भाजपा को भी है कि अगर संयुक्त परिवार की तरह लें तो आडवाणी जी उस संयुक्त परिवार के एक बुजुर्ग हैं, जिसको परिवार के ज्यादातर सदस्य उन्हीं की वजह से उनको उपेक्षित रखे हुए हैं और एक आधे सदस्यों का उनको समर्थन प्राप्त है। तो वो उनका तो बड़प्पन इसी में है कि वो एक मार्गदर्शक बन के आवें और अपनी उम्र को देखते हुए और अपने अनुभव को देखते हुए वो पार्टी का मार्गदर्शन करें, मोदी का मार्गदर्शन करें। ये उनको करना चाहिए, ऐसी अपेक्षा है। आडवाणी हालांकि कह रहे हैं कि वो बीमार है इस वजह से नहीं आ रहे, लेकिन समझ सबको आ रहा है कि जो अंदरूनी कलह है और जो आडवाणी जी की महत्वाकांक्षा है उसकी वजह से वो इस कार्यकारिणी की बैठक से गायब है। ये बात सही है कि आडवाणी न केवल आडवाणी बल्कि जसवंत सिंह, उमा भारती, शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा, ये सरीके नेता सब गायब है। ये सब बिल्कुल नमोनिया की बीमारी से ग्रसित हो गए हैं जैसा कि कहा जा रहा है। बल्कि शरद यादव ने तो साफ साफ कह दिया कि भाई ये भाजपा का अंदरूनी मामला है।
शरद यादव जनता दल यू की अध्यक्ष है और जो कि एनडीए का प्रमुख घटक दल है, तो उन्होंने साफ कह दिया प्रचार समिति के प्रमुख बीजेपी किसको बनाती किसको नहीं बनाती उनका अंदरूनी मामला है। असली मामला तो होगा जब प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित होगा एनडीए का, वो कौन होगा ये सब लोग मिल बांट के तय करेंगे। और ऐसी स्थिति में अब वो घटक दल भी बहुत ज्यादा वो नहीं कर रहे हैं, तो ये कोई बहुत घटक दलों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। और भाजपा को यही है कि आडवाणी जी को अपना उनकी वरिष्ठता को ध्यान रखते हुए, उनका योगदान को जो पार्टी के प्रति रहा है उसको ध्यान में रखते हुए सम्मान पूर्वक तरीके से उनको मनाना चाहिए और आडवाणी को भी मुक्त कंठ से आशीर्वाद देना चाहिए और अपनी नोट देनी चाहिए कि मोदी प्रचार समिति के प्रमुख के रूप में स्वीकार है। महेश जी, घटक दलों की बात हो रही थी। घटक दल, हालांकि उनका कहना है कि इनको कोई मतलब नहीं है कि चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष कौन बनता है, किसके हाथ में कमान आती है, लेकिन मोदी को लेकर जो मतभेद है घटक दलों में उनका जिस तरह से कहना है, चाहे नीतीश कुमार हो चाहे शिवसेना हो, इन सब का कहना है कि मोदी को लेकर वो अभी भी संशय में है। कोई सुषमा स्वराज का नाम आगे बढ़ा रहा है, तो कोई नीतीश कुमार तो मोदी से एकदम किनारा के हुए। तो ये तो एक पहली सीढ़ी मानी जाए जिस तरह से मोदी को ये अभी कमान सौंपी जा रही है। आगे क्या कुछ हो सकता है? दरअसल मोदी की जो हिंदू नेता की एक छवि आड़े आ रही है, और अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो 2002 के दौरान जब अटल जी और आडवाणी जी ये लोग एक विमान में साथ ही जा रहे थे गोवा, तो उस समय गुजरात के दंगों को लेकर के अटल जी काफी आहत थे। उन्होंने मोदी को राजधर्म निर्वाह करने की सलाह भी दी थी और यहां तक की हो गया था उस विमान के भीतर कि मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए। ये बात होने के बाद वही आडवाणी उनके सेवियर होके आए, उनके बचाव में आए और अल्टीमेटली मोदी कंटिन्यू कर गए। ये बात सही है। तो एक वो जो गोधरा का दाग या इस तरह की जो भी मोदी की एक हार्डकोर हिंदू लीडर की जो इमेज है वो आड़े आ रही है, और एनडीए के घटक दल सभी ये कह रहे हैं कि सेकुलर इमेज का नेता प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में आना चाहिए। और इसी उहापोह को लेकर के अब बीजेपी में चूंकि एक जबरदस्त एक अंतर विरोध चल रहा है, नेताओं के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में भरपूर समर्थन नरेंद्र मोदी के साथ है, लेकिन उनकी छवि आड़े आ रही है। अब देखना यह कि ऐसे माहौल में कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ती है तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी में आ जाती है। ये बात कम से कम मेरे गले के नीचे तो नहीं उतरती, क्योंकि भाजपा इस देश में 544 सीटों में मात्र 235 सीटों पे वो ठीक ठाक चुनाव लड़ने की पोजीशन में दिखती है कि फाइट में कहीं ना कहीं दिख जाती है। ऐसी पोजीशन में वो कैसे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आ जाएगी बगैर घटक दलों के सपोर्ट के? तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि इस पे मंथन बाद में होगा। गोवा की इस समिति में सिर्फ प्रचार की कमान मोदी को सौंपने के बाद इलेक्शन मैनेजमेंट गडकरी को देने की बात भी चल रही है कि जो चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष होंगे वो नितिन गडकरी का नाम चल रहा है, और प्रचार की कमान जो मोदी को सौंपने की बात चल रही है। तो सारा बखेड़ा तो प्रचार को लेकर के है, प्रचार समिति के उसको लेकर के है कि उनके भाषण कैसे होंगे, वो तेवर कैसे होंगे। मोदी की एक इमेज ऐसी कि एक पोलराइजेशन वोटों का मोदी करा सकते हैं, इस तरह की उनकी छवि बिल्कुल एक प्रोजेक्ट की गई, और वो काफी हद तक वो अपना मनोवैज्ञानिक बढ़त लेते जा रहे हैं, न केवल विरोधी पार्टियों पे बल्कि जनता के बीच भी। तो ऐसी स्थिति में आज संभावना पूरी है कि प्रचार समिति की कमान मोदी को सौंप दी जाएगी। जी महेश जी, एक मुद्दे की बात आप कर रहे थे कि जो एक हिंदूवादी छवि है मोदी की और घोर हिंदूवादी छवि है। अभी हाल ही में गोवा में ही ये कहा गया था कि अयोध्या मुद्दा जो है वो काफी पीछे है, लिस्ट में है मुद्दों के, लेकिन वो काफी पीछे है। अब भ्रष्टाचार और इस तरह के मुद्दे ज्यादा आगे हैं, और ऐसे में हिंदूवादी छवि के नेता को आगे बढ़ाना तो एक विरोधाभासी बात नहीं सामने आ रही है? देखिए, अयोध्या का ही इशू ऐसा था जिसने भारतीय जनता पार्टी जो 2 सीटों पे सिमटी हुई थी उसको 111-12 सीटों तक का 89 के चुनाव में आडवाणी की रथ यात्रा के बाद जनता ने लोकसभा में भेजा, उनके 111 सांसदों को भेजा। तो ये एक राम मंदिर का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिसने लोगों की जो आस्था है राम के प्रति, लोगों की जो भावनाएं हैं, जो धार्मिक भावनाओं का उभार है, उसको भाजपा काफी हद तक सरफेस पे लाने में कामयाब रही, उसका उसे लाभ मिला। अब ये मुद्दा चूंकि इतना विवादित है, अदालतों में फंसा हुआ है और कोई कंसेंसस भी नहीं बन पा रही है, तो ऐसी स्थिति में इस मुद्दे पर अगर बहस की भी जाए तो एक वक्त जाया करने के बराबर ही दिखती है। इसीलिए संभवतः भारतीय जनता पार्टी ने इसको अपनी प्राथमिकता सूची में नीचे रखा है, हटाया नहीं है। जी, तो ये माना जाए कि जो आज बीजेपी की बैठक में आज का दिन वो मोदी के लिए काफी खास है, चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर आडवाणी नदारत है। आडवाणी ने ही 2002 में मोदी का साथ दिया था, लेकिन अब
आडवाणी की गैर मौजूदगी में मोदी को कमान सौंपी जा रही है चुनाव प्रचार समिति की। फिलहाल यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे तो कुछ और खबरों पर करेंगे चर्चा। जो भी देखे बस देखता रह जाए, जब त्वचा गुनगुनाए, ओ बादल पंछी मौसम सब मिलकर गाए, जब त्वचा गुनगुनाए, तेरे रूप की धूप से रोशनी भी शर्माए, जब त्वचा गुनगुनाए। कोकोनट के गुणों वाला वीनस सोप त्वचा को बनाए कोमल और खूबसूरत। अब त्वचा को गुनगुनाने दो। समोसे, पकौड़ी, भुजिया और चाट, पूरी परोठे, कचौड़ियों की बारात, हर तरह के मजेदार भोजन का राज, स्वादिष्ट बैलेंस ड्रॉप और स्वादिष्ट बैलेंस ड्रॉप ऑयल। एगमार्क स्वादिष्ट बैलेंस ड्रॉप। Anand Builders presents Dolphin Dwelling City, a home truly yours that matches your luxurious lifestyle with school, hospital, shopping mall and terrific recreational facilities. Dolphin Dwelling City, Kanpur. कहाँ लेके आया हमरे लिए राजरतन, ये हमरे किस काम का? अरे जिंदगी के रंग राजरतन के संग, भैया राजरतन के संग, राजरतन की तरजीह पार करे हमकी, हमारा प्रयास, हमारा विश्वास। शाम धूप की बात निराली, घर में फैला है खुशहाली, पल में महकाए घर सारा, बहती जाए अमृत धारा। श्रद्धा और भक्ति के नाम सुगंधित धूप श्याम। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना, अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। ये न्यूज खबरों का गोरखपुर विश्वविद्यालय में आज होने जा रहे बौद्धिक सम्मेलन में एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव शिरकत करेंगे। उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद भी उसमें हिस्सा लेंगे। मुलायम सिंह के सुबह 11 बजे के आसपास पहुंचने की उम्मीद है। इसे देखते हुए आयोजकों ने तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कार्यक्रम में आंधी पानी से भी कोई खलल न पड़े, इसका भी पूरा ख्याल रखा गया है। उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक सामाजिक संस्थान के इस सम्मेलन में पूर्वांचल के विकास के लिए विचार विमर्श किया जाता है। विकास के ग्राफ चार्ट में काफी नीचे पूर्वांचल को अग्रणी बनाने के लिए सम्मेलन में वरिष्ठ नेताओं के साथ ही भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ, माखन लाल चतुर्वेदी, राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर अच्युतानंद मिश्र और बालेश्वर यादव भी शिरकत करेंगे। दस साल पहले जिस स्टेडियम को 10 करोड़ की लागत से संवारा गया, आज वो स्टेडियम बर्बाद होने की कगार पर है। जिस पिच और एथलेटिक्स ट्रैक पर स्पोर्ट्स शूज पहनकर जाने की इजाजत थी, उस पर कई दिन से ट्रैक्टर ट्रॉली तोड़ रहे हैं। जगह जगह जमीन खोदकर बल्लियां गाड़ी जा रही हैं। खेल के इस मैदान को अब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लैपटॉप वितरण कार्यक्रम के लिए नियमों को ताक पर रखकर तैयार किया जा रहा है। यह बरेली के रुहेलखंड यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्स स्टेडियम। इस स्टेडियम में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव स्टूडेंट को लैपटॉप बांटेंगे और इसके लिए नियमों को ताक पर रखकर स्टेडियम को तहस नहस किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस स्टेडियम में राष्ट्रीय स्तर के खेल होते रहते हैं और 10 साल पहले इसी स्टेडियम को 10 करोड़ की लागत से संवारा गया था। देश भर से खिलाड़ी यहां अपना प्रदर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन अब ये इस काबिल नहीं रहा कि यहां जिला स्तर का कोई भी खेल हो सके। यहां की क्रिकेट पिच, एथलेटिक्स ट्रैक सब कुछ तहस नहस हो चुका है, जिससे अब यह मैदान खेल के लिए नहीं बचा है।
मीटर का ट्रैक था, ट्रक और हॉकी का ट्रक, उसका क्या कहते हैं क्रिकेट का ट्रक प्रैक्टिस बनी हुई थी, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, डिस्कस, जैवलिन सारी प्रैक्टिस यहाँ पर होती थी, जो अब शायद भविष्य में नहीं हो पाएगी आने वाले 10 सालों में। लैपटॉप वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और कार्यक्रम को लेकर तो कोई विरोध नहीं। विरोध जो है वो खिलाड़ियों का जो ट्रैक है, जो तहस